Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and grateful. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Musa Qasim. आज की वीडियो में हम हाइपरथायराइडिज्म को पढ़ेंगे। हाइपरथायराइडिज्म के साइन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं एंड हाइपरथायराइडिज्म के लिए जो ड्रग यूज होते हैं एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर वो ड्रग्स कौन से हैं एंड उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हाइपरथायराइडिज्म के साथ एक और टर्म भी मोस्ट कॉमनली यूज होता है और उसको कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड एक्सिस अमाउंट में थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, T3 रिलीज करता है, T4 रिलीज करता है, लेकिन वो जो रिलीज है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, एक्सिस अमाउंट में है। जबकि थायरोटॉक्सिकोसिस एक ऐसा सिचुएशन होता है जब थायराइड हार्मोन का ये एक्सिस अमाउंट हमारे ब्लड में हो तो इसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। यानी थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा अमाउंट जो है थायराइड ग्लैंड की वजह से हो, कोई और वजह से भी ये अमाउंट बढ़ सकता है। सो थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाना, जबकि हाइपरथायरायडिज्म का मतलब होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो अब हम स्टडी करेंगे हाइपरथायरायडिज्म को। इंटॉलरेंस टू हीट एज द बॉडी प्रोड्यूसेस lot of heat due to increased basal metabolic rate caused by excess of thyroxine। हाइपरथायरायडिज्म में चूंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, और हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो मुख्तलिफ एरियाज पे जाके ये एक्शन शो करते हैं। इनमें एक एक्शन हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बीएमआर है उसको इंक्रीज करता है। तो जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है एंड वो हीट जो है इस वाले सिचुएशन में बहुत ज्यादा होता है। हाइपरथायरायडिज्म में जो है हीट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होता है। इसी इंक्रीज हीट की वजह से स्वेटिंग जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज बॉडी वेट ड्यू टू फैट मोबिलाइजेशन एंड बॉडी में जो फैट होता है या हमारे मसल में जो प्रोटीन होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता रहता है हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से। तो एज ए रिजल्ट हमारा जो बॉडी वेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, उसी कैटाबॉलिज्म की वजह से हमारा जो बॉडी वेट है वो डिक्रीज हो जाता है। डायरिया ड्यू टू इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, और हमने पहले भी पढ़ा था क्या है, थायराइड हार्मोन जो है वो जीआई सिस्टम के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जीआई सिस्टम के मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसी इंक्रीज जीआई मोटिलिटी की वजह से जो है डायरिया अकर हो जाता है या डायरिया जो है वो हो जाता है। मस्कुलर वीकनेस हो जाती है और उसका रीजन हमने पहले पढ़ा था कि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की वजह से, और ये जो कैटाबॉलिज्म होता है बहुत एक्सेस अमाउंट में होता है। इसी एक्सेस अमाउंट की वजह से इंडिविजुअल का जो है वो वेट भी लॉस हो जाता है और उसके जो मसल है वो भी वीक हो जाते हैं। नर्वसनेस, एक्सट्रीम फिटीग, इनएबिलिटी टू स्लीप, माइल्ड ट्रिमर इन द हैंड एंड थायराइड हार्मोन जो है ये एक्साइटेशन काज करता है। अगर हम सीएनएस के हवाले से बात करें तो ये एक्साइटेशन काज कर सकता है। सो इज अ रिजल्ट हम जो है वो हमारा जो स्लीप है वो डिक्रीज हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है। और जब हम बात कर रहे थे ब्लड की, तो ब्लड में हमने ये पढ़ा था कि ये आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो जब आप आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं इसको कहते हैं पॉलीसिथीमिया वेरा एंड टिकिकार्डिया काज करता है। हमने पढ़ा था कि जो थायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उन्हीं रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है नॉरएपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन के लिए। तो जब इनके सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है और हम आते हैं कार्डियक एरिया पे या अब हम जो है हार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसे नोड पे बीटा 1 रिसेप्टर है। उसी रिसेप्टर की अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें और उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन के लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब हमारा रेट 100 बीट पर मिनट से इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम टिकिकार्डिया कहते हैं। एंड जो थायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, टिकिकार्डिया काज करता है।
वही नॉर्मल फिजियोलॉजी नॉर्मल जो सिंथेसिस है उसको दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि इसी डायग्राम से हम ड्रग्स निकालेंगे कि कौन से ड्रग को किस वाले एरिया पे यूज करना है, ताकि जो T3 है या T4 है इसके सिंथेसिस को स्टॉप किया जाए। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन की कमी हो या हमारा मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो, तो ये एज स्टिमुलस के तौर पे काम करते हैं और हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस में एक एरिया है जिसको कहते हैं पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक हार्मोन को रिलीज करता है और उस हार्मोन का नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। ये जो TRH है ये इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करता है, लेकिन इंटीरियर पिट्यूटरी में इसके लिए स्पेसिफिक टाइप के सेल होते हैं और उन सेल को कहते हैं थायरोट्रोपिन। ये थायरोट्रोपिन पे अपना एक्शन शो करता है और वही से TSH को रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अब ये सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि आपने अपने हार्मोन यानी T3 एंड T4 को रिलीज करना है। तो जब ये सर्कुलेशन के थ्रू थायराइड हार्मोन के पास आ जाता है, तो हमने पहले बात की थी कि थायराइड हार्मोन में हमारे पास थायराइड ग्लैंड के पास आता है, तो थायराइड ग्लैंड में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक फॉलिकुलर सेल्स होता है, दूसरा पैराफॉलिकुलर। एंड हमने ये भी कहा था कि जो फॉलिकुलर सेल्स है ये T3 एंड T4 रिलीज करते हैं, जबकि पैरा फॉलिकुलर सेल जो है वो कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। जब इसी पैराफॉलिकुलर सेल पे TSH के लिए रिसेप्टर होता है। TSH की जब अटैचमेंट होती है, तो अटैचमेंट की वजह से इस मेम्ब्रेन पे प्रोटीन कपल जो है वो रिसेप्टर होता है GS, वो स्टिमुलेट हो जाता है। इसकी स्टिमुलेशन की वजह से एडेनाइल साइक्लेज की स्टिमुलेशन होती है और एडेनाइल साइक्लेज जो है ये ATP को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एमपी में। साइक्लिक एमपी जो है ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। तो प्रोटीन काइनेज ए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, इसी फॉलिकुलर सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है उसके पास कोरिलेशन करता है। एंड ये DNA जो है मैसेंजर RNA में कन्वर्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये जो मैसेंजर RNA है ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या है, थायरोग्लोबुलिन है। ये थायरोग्लोबुलिन जो है गालोजी बॉडीज के जरिए वेसिकल में स्टोर हो जाता है और ये वेसिकल जो है मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट के बाद जो फॉलिकुलर सेल की कैविटी है यानी मिड वाला एरिया है उसमें आ जाता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। थायरोग्लोबुलिन जो है ये अमीनो एसिड से बना होता है और उस अमीनो एसिड का नाम है थायरोसिन। फिर हम इसके बाद जो आयोडीन है ये हमारे जो आयोडाइड है ये हमारे ब्लड में मौजूद होता है, ठीक है। ये खुद एंट्री नहीं कर सकता, इसके साथ जो है एंट्री होती है सोडियम की। सोडियम इसको अपने साथ लेके जाता है अंदर सेल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसके लिए आयोडाइड पंप होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे सिंथेसिस को ब्लॉक करना है तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि इस वाले एरिया को ब्लॉक करना है, आयोडाइड के पंप को ब्लॉक करना है। तो जब आप आयोडाइड के पंप को ब्लॉक करेंगे तो आयोडीन अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि T3 एंड T4 के सिंथेसिस के लिए या थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए टायरोसिन एंड आयोडीन दोनों का होना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ से इस आयोडीन पंप को ब्लॉक करते हैं एंड आयोडीन जो है आयोडाइड जो है ये अंदर नहीं आएगा फॉलिकुलर सेल में, तो जाहिर ही बात है सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं होगा। फिर हमने ये कहा था कि जब ये फॉलिकुलर सेल में आ जाता है तो फॉलिकुलर क्यूटी में ये एक ओपनिंग के थ्रू जाता है और उस ओपनिंग का या ट्रांसपोर्टर का नाम था पेंड्रिन। फॉलिकुलर क्यूटी में आने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है थायराइड पर ऑक्सीडेज। ये जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम है ये क्या करता है, इसी आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करता है और उससे आयोडीन बना देता है। फिर ऑक्सीडेशन के बाद इसी आयोडीन को यहाँ पे मौजूद थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच करवा देता है और इस प्रोसेस को कहते हैं आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन। बिकॉज ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये किससे बना है, थायरोसिन से बना है। यानी यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन, यानी आयोडीन जो है वो थायरोसिन के साथ अटैच हो रहा है। अटैचमेंट के बाद या तो इस थायरोसिन के साथ
एक आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच होगा तो हम उसको कहते हैं मानो आयोडोटायरोसिन, या इसके साथ दो अटैच होंगे तो इसको हम कहते हैं डाई आयोडोटायरोसिन। और रिएक्शन भी यहाँ पे होता है, और वो रिएक्शन भी थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम करता है, उसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। यानी वन मानो जो है, यानी मानो आयोडोटायरोसिन जो है उस वो कंबाइन हो जाता है डाई आयोडोटायरोसिन के साथ और T3 बना देता है। इस तरह जो डाई आयोडोटायरोसिन है वो एक और डाई आयोडोटायरोसिन के साथ कंबाइन हो जाता है, T4 बना देता है। ये T3 एंटीपोर जो है इसी मालिक्यूल यानी थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच होके रहते हैं, और फिर एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के जरिए इसी फॉलिकुलर क्यूटी से दोबारा फॉलिकुलर सेल के अंदर चले जाते हैं। अब इस सेल के अंदर आने के बाद यहाँ पे लाइसोसोमल जो एंजाइम है वो इसकी डिस्ट्रक्शन करता है, यानी इससे T3 एंड T4 को सेपरेट कर देता है, और फिर ये T3 T4 जो है हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है। सर्कुलेशन में आने के बाद थायरक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के जरिए इसकी जो है ट्रांसपोर्ट होती है मुख्तलिफ एरियाज पे, या एल्ब्यूमिन के जरिए इसकी ट्रांसपोर्ट होती है, या प्री एल्ब्यूमिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। यानी जो थायरक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है ये कौन सिक्रीट करता है, कौन सिंथेसाइज करता है, लीवर। अब ये है मैकेनिज्म कि किस तरह से T3 एंड T4 बनते हैं। अब इन्हीं हार्मोन को हमने स्टॉप करना है, ब्लॉक करना है। तो अगर हम इसको ब्लॉक करना चाहते हैं, एक तो हमारे पास ऑप्शन ये हो गया कि हम आयोडाइड का जो पंप है इसको ब्लॉक करेंगे। जब हम इसको ब्लॉक करेंगे तो आयोडाइड जो है ये फॉलिकुलर सेल में नहीं आएगा, फिर फॉलिकुलर क्यूटी में नहीं जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका आयोडीनेशन नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये T3 एंड T4 जो है ये नहीं बनेंगे। या हमने क्या करना है, इसी एंजाइम को ब्लॉक करना है, थायराइड पेरोक्सिडेज को ब्लॉक करना है। तो जब हम इसी एंजाइम को ब्लॉक करेंगे, इसी एंजाइम की ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, आयोडीनेशन नहीं होगा, साथ में कपलिंग नहीं होगा। तो जब ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे, हमारे पास T3 एंड T4 जो है वो खुद ब खुद इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ये नहीं बनेंगे। या अगर ये बनते हैं तो हमने करना ये है कि इसके रिलीज को, ब्लड में शामिल होने को ब्लॉक करना है। ब्लड में शामिल होने को ब्लॉक करना है, तो अगर ये ब्लड में नहीं आएगा तो ब्लड में आने की वजह से इसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इससे के लिए जो है मुख्तलिफ ड्रग हम यूज करेंगे, वो ड्रग कौन से है उसकी तरफ जाते हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स, वो ड्रग जो थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को स्टॉप करेंगे उसको हम कहते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। इनहिबिटर्स ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग, हमारे पास एक क्लास था जो कि क्या कर रहा था, आयोडाइड के सर्कुलेशन से फॉलिकुलर सेल्स में एंट्री को ब्लॉक करेगा, तो उसको हम कहते हैं इनहिबिटर आयोडाइड ट्रैपिंग, इनहिबिटर्स ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग कहते हैं। इसमें परक्लोरेट आता है एंड थायोसाइनेट आता है। ये जो ड्रग्स है अब ये इतने कॉमनली यूज नहीं होते, क्योंकि जो थायोसाइनेट है ये साइनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि टॉक्सिक असर या टॉक्सिक इफेक्ट जो है काज कर सकता है, इसलिए इसका यूज जो है स्टॉप किया गया है। दूसरा हमारे पास जो क्लास है वो है थायोअमाइड्स। थायोअमाइड्स जो है ये जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम है वो जो काम कर रहा था उन्हीं काम को स्टॉप कर देता है। लाइक पर ऑक्सीडेज जो था वो ऑक्सीडेशन कर रहा था, आयोडीनेशन कर रहा था, कपलिंग कर रहा था। तो इस थायोअमाइड्स में स्पेशली जो मेथिमाजोल है या कार्बिमाजोल है ये क्या करता है, उसी एंजाइम को स्टॉप कर देता है। जबकि जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है एंड मिथाइल थायोयूरासिल है ये क्या करता है, ये हमारे पेरिफेरल टिश्यू में, पेरिफेरल टिश्यूज में जो है T4 के T3 में कन्वर्जन को ब्लॉक कर देता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि T4 जो है ये हमारे पास ज्यादा अमाउंट में होता है, 80% होता है। इस पूरे सिक्रीशन का जो है 80% हमारे पास T4 होता है एंड 20% T3 होता है। जो T4 है वो इनएक्टिव है एंड T3 जो है ये एक्टिव है, इसलिए T4 जो है पेरिफेरल टिश्यूज में T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम जो ये ड्रग पढ़ेंगे इसमें मिथिमाजोल या कार्बिमाजोल जो है वो क्या करता है, इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। तो जब ये एंजाइम ब्लॉक होगी ये वाला प्रोसेस आगे नहीं होगा। जबकि जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है या मिथाइल थायोयूरासिल है तो पेरिफेरल टिश्यूज में T4 के T3 में कन्वर्जन को ब्लॉक कर देता है। तो जब T3 का T4 में कन्वर्जन नहीं होगा, जाहिर बात है हमारे पास जो एक्टिव हार्मोन है उसका लेवल कम रहेगा। तीसरा है बीटा एड्रीनो
रिसेप्टर ब्लॉकर यानी बीटा ब्लॉकर हम यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर हम इसलिए यूज करते हैं, हमने पहले पढ़ा कि थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड हार्मोन जो है वो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। इसके लिए नॉर एड्रिनलिन के लिए यानी किटिकोलामाइन के लिए, तो अगर हम इनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जाहिर बात है उनकी अटैचमेंट आसानी के साथ होगी, और जब उनकी अटैचमेंट होगी तो उसके साथ जो एक्शन रिलेट होगा वही होगा। लाइक आपका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो कंट्रैक्शन है कार्डियक मसल का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो सकता है, या उसके साथ साथ जो है आपका जो ब्लड वेसल्स है वहीं पे अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसी कंस्ट्रक्शन की वजह से है आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा एड्रीनो बीटा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर यानी बीटा ब्लॉकर हम दे देते हैं। एंड मोस्टली जो यूज़ होता है वो प्रोप्रेनालाल है, लेकिन साथ में हम मेटाप्रोलाल को भी यूज़ करते हैं। It is used in the management of hyperthyroid symptoms because it inhibits peripheral conversion of T4 to T3 by inhibiting deiodinase enzyme। उन्हें जो सिंपैथेटिक लाइक सिम्टम्स है उनको भी स्टॉप कर देता है, लेकिन साथ में इसमें ये भी एबिलिटी है प्रोप्रेनोलाल में कि ये टीपोर का जो कन्वर्जन होता है डी आयोडीनेज एंजाइम के जरिए T3 में, तो उसे ब्लॉक कर देता है। एंड जो एक्टिव हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टिव हार्मोन है इसके फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। इनहिबिटर ऑफ हार्मोन रिलीज, अब अगर हार्मोन बने हैं T3 एंड T4 बना है तो इसे सर्कुलेशन में आने से रोकना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आयोडाइड साल्ट यूज करते हैं, सोडियम आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड के साल्ट हम यूज करते हैं, ताकि जो सिक्रीशन है T3 या T4 का उसको इनहिबिट किया जाए, क्योंकि उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। या हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये क्या करता है, इसे फॉलिकुलर सेल का को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो फॉलिकुलर सेल है जहाँ पे T3 एंड T4 का सिंथेसिस होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डिस्ट्रक्शन की वजह से फिर सेल जो है वो T3 या T4 का सिंथेसिस नहीं कर सकता। अच्छा, अब हर एक क्लास को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास था इनहिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग, यानी जो इनहिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग है वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो आयोडाइड आयोडाइड के लिए पंप होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो जब आप इन्हीं पंप्स को ब्लॉक कर देते हैं, आयोडाइड अंदर नहीं आएगा फॉलिकुलर सेल्स में, एंड फिर अगर फॉलिकुलर सेल्स में इनकी लेवल कम है तो जाहिर बात है वो फिर जो है फॉलिकुलर कैविटी में नहीं जाएगा, उसकी एक्सीडेशन नहीं होगी, आयोडीनेशन नहीं होगा, एंड कपलिंग रिएक्शन नहीं होगा, एंड T3 या T4 जो है उसका सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा यही से। एंड जो ड्रग जो ड्रग ये वाले एक्शन शो कर देते हैं, यानी यहाँ पे इनहिबिशन काज कर देते हैं, इसमें हमारे पास है परक्लोरेट एंड थायोसाइनेट। लेकिन ये जो ड्रग है अब इसका जो यूज है वो इनहिबिट किया गया है, क्योंकि थायोसाइनेट जो है वो साइनेट में कन्वर्ट हो सकता है और उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो बहुत खतरनाक है। दूसरा क्लास हमारे पास है थायोअमाइड्स। तो थायोअमाइड्स में हमारे पास जो ड्रग्स आते हैं वो है मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड मिथाइल थायोयूरासिल। अब इसमें जो मेथिमाजोल है एंड कार्बिमाजोल है वो क्या करता है, पर ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, साथ में T4 के T3 में कन्वर्जन को भी ब्लॉक कर देता है। जबकि प्रोपाइल थायोयूरासिल या मिथाइल थायोयूरासिल जो है ये ओनली T4 के T3 में कन्वर्जन को ब्लॉक कर देता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट चॉइस है या फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है वो मेथिमाजोल है या कार्बिमाजोल है। लेकिन याद रखें इस ड्रग को आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज नहीं कर सकते, उस टाइम आप लोगों ने प्रोपाइल थायोयूरासिल को यूज करना है। बाकी अगर सिचुएशन उसके अलावा है तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट चॉइस होता है वो है मेथिमाजोल का। दीज टू आर द मेजर ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। और हमने पहले भी बात की कि थायरोटॉक्सिकोसिस हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और उसका लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो जो एक्शन शो करता है जिस तरह हाइपरथायराइडिज्म में होता है, तो उन्हीं हाइपर एक्शन को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, मजीद सिक्रीशन को स्टॉप कर देते हैं ताकि मजीद सिक्रीशन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में जो है थायराइड हार्मोन का लेवल जो है इंक्रीज है, और मजीद सिक्रीशन अगर आएगा तो ये लेवल और भी बढ़ेगा। तो मजीद जो फर्दर सिक्रेशन है उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं,
जो थायोअमाइड्स है उनका यूज करते हैं। कार्बिमाजोल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मेथिमाजोल में इनसाइड, क्योंकि कार्बिमाजोल जो है ये हमारे पास प्रोड्रग है और मेथिमाजोल जो है ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैंने पहले भी बता दिया कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज। थायराइड पेरोक्सीडेज क्या करता है, जो आयोडाइड यहाँ पे आता है फलिकुदर सेल से फलिकुदर क्यूटी में, तो उसकी ऑक्सीडेशन करता है, उससे आयोडीन बना देता है। फिर इसी आयोडीन को थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच कर देता है, इसको आयोडीनेशन कहते हैं या आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन कहते हैं, और फिर कपलिंग रिएक्शन होता है। तो ये सारे 3 तरह के जो प्रोसेस है ये कौन स्टिमुलेट करता है? थायराइड पेरोक्सीडेज। अब अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, तो जो आयोडाइड है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, साथ में आयोडीनेशन नहीं करेगा एंड कपलिंग नहीं करेगा, तो हमारे पास जो है T3 या T4 उसका जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगा। Mechanism of action of metimazole. These drug inhibit thyroid hormone production। ये किस तरह से थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं? इनहिबिटिंग थायराइड पेरोक्सीडेज। क्या करते हैं, जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देते हैं, विच इज रिक्वायर इन इंट्राथायराइडल ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड के लिए जरूरी होते हैं इनसाइड द फेलिकुलर क्यूटी। इनहिबिटिंग द आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन। साथ में क्या कर रहे हैं, ये इनहिबिशन कर रहा है आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन की, यानी जो आयोडीन बना था वो अटैच हो रहा था किसके साथ? थायरोसिन के साथ, और उसको ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिटिंग कपलिंग ऑफ एमाइड मानो मानो आयोडोथायरोसिन एंड डाई आयोडोथायरोसिन का जो है उनकी कपलिंग को इनहिबिट कर रहा है, जो मैंने उस वाले स्लाइड में बता दिया। Metimazole also inhibit peripheral conversion of T4 to T3 by inhibiting deiodinase enzyme। एंड साथ में क्या कर रहा है, एक तो उसी थायराइड पेरोक्सीडेज को इनहिबिट कर रहा है, और वो जो काम कर रहा था वो काम जो है इसके साथ इनहिबिट हो जाते हैं। साथ में जो पेरिफेरल टिश्यूज है वहीं पे T4 के T3 में कन्वर्जन को भी इनहिबिट कर रहा है, एंड इस रिजल्ट जो T3 है या T4 है उसका जो फॉर्मेशन है या उसका जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायोयूरासिल या मिथाइल थायोयूरासिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये ओनली क्या करता है, जो T4 है या T4 है इसके कन्वर्जन को इनहिबिट करता है, ताकि इसकी कन्वर्जन ना हो T3 में, क्योंकि T3 एक्टिव है और T4 जो है ये हमारे पास इनएक्टिव है। Propyl thiouracil also inhibit peripheral conversion of T4 to T3 by inhibiting deiodinases enzyme। जो डीआयोडीनेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये T4 को कन्वर्ट करता है T3 में। इस तरह हमने पहले पढ़ा कि थायराइड का जो सिक्रीशन होता है 20% T3 होता है एंड 80% T4 होता है, लेकिन T4 इनएक्टिव है एंड T3 जो है ये एक्टिव है। और पेरिफेरल टिश्यूज में जो T4 है वो कन्वर्ट हो जाता है T3 में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम कहते हैं डीआयोडीनेजेस या डीआयोडीनेज एंजाइम। इस एंजाइम को जब प्रोपाइल थायोरेसिल के जरिए इनहिबिट किया जाता है तो T4 का T3 में कन्वर्जन नहीं होता, यानी हमारे पास जो एक्टिव अमाउंट है वो लेस रहता है। थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ थायोअमाइड्स। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, कौन से सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं? These drugs control thyrotoxicosis and both grave disease and toxic nodular goiter। ये क्या करते हैं, अगर ग्रेव डिजीज की वजह से, यानी आपका ऑटो इम्यून सिस्टम से कोई मसला बना है और उसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो उसको हम ग्रेव डिजीज कहते हैं। या जो है आपका गाइटर बना है और वहीं पे जो है मासेस बने हैं जिसको हम नोड्यूल कहते हैं। इस वाली सिचुएशन में होता ये है कि थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, यानी आपके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में जो थायराइड हार्मोन है वो मौजूद होते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, थायोअमाइड्स देते हैं, ताकि ऑलरेडी आपके ब्लड में जो है ज्यादा अमाउंट मौजूद है एंड आपके थायराइड ग्लैंड को आप इनहिबिट करना है कि वो मजीद जो है इस हार्मोन को सिक्रेट ना करे, इस हार्मोन की सिंथेसिस ना करे। तो उसके लिए थायोअमाइड क्या करेगा, जो थायराइड पेरोक्सीडेज है उन्हें भी इनहिबिट करेगा, एंड साथ में आपके जो पेरिफेरल टिश्यूज है वहीं पे भी T4 के कन्वर्जन को स्टॉप करेगा कि वो T3 में कन्वर्ट ना हो। क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट आफ्टर 1 to 2 weeks, यानी जब आप ये ड्रग स्टार्ट कर देते हैं तो जो साइन सिम्टम्स होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आता है 1 या 2 वीक के बाद। प्रोपाइल थायोरेसिल 50 से लेकर 150 mg TDS फॉलोड बाय
25 to 50 mg BD TDS पर मेंटेनेंस। इनिशियल में आपने हाई डोज देना है, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है डोज को कम कर सकते हैं और वही डोज जो है आप BD या TDS में दे सकते हैं। कार्बिमाजोल 5 से लेकर 15 mg तक TDS आप इनिशियली दे सकते हैं एंड मेंटेनेंस डोज जो है वो आप फिर रिड्यूस कर सकते हैं 2.5 से लेकर 10 mg तक डेली, और वो भी आप 1 या 2 डिवाइडेड डोजेस में देंगे। मेंटेनेंस डोज का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा लेवल अचीव किया है कि आप जो थेराप्यूटिक एक्शन चाहते थे वो अब क्या है, आपका अचीव हुआ है, आपने जो हाई टारगेट था वो अचीव किया है, तो उसको हम मेंटेनेंस डोज कहते हैं। अच्छा, एडवर्स जो काजेज है या एडवर्स जो इफेक्ट है थायोमाइड के, वो कौन से हैं? स्किन रैशेज, मेक्यूलो पिप्यूलर प्यूरेटिक रैश मोस्ट कॉमन होते हैं ये। फीवर भी काज करते हैं। हेपेटिक एबनॉर्मेलिटीज, हेपेटाइटिस या कोलेस्टेटिक जॉन्डिस कैन बी फेटल। नाजिया एंड जीआई डिस्टर्बेंसेस लाइक जीआई डिस्ट्रेस लाइक कंस्टिपेशन काज कर सकते हैं। An altered sense of taste or smell may occur with मेथिमाजोल। द मोस्ट डेंजरस, इनके जो एडवर्स इफेक्ट है इसमें जो मोस्ट डेंजरस है वो है ग्रेनुलोसाइटोसिस, यानी आपके जो ग्रेनुलोसाइट है उनका लेवल जो है आपके पास डिक्रीज हो जाता है। तो जब इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है, ये WBC का एक टाइप है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइटोसिस। फिर हमारे पास एक और क्लास है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर को हम यूज करते हैं अगर ऑलरेडी आपके ब्लड में थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा है। तो हमने कहा था कि जो थायराइड हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज होता है तो वो जो एड्रेनर्जिक या सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है, और वो रिसेप्टर फिर जहाँ पे मौजूद होते हैं उसी के मुताबिक से एक्शन होगा। लाइक अगर हम ब्लड वेसल की बात करते हैं तो उसी के मुताबिक से एक्शन होगा, अगर हम कार्डियक या हार्ट की बात करते हैं तो उसी के हिसाब से एक्शन होगा। तो उन्हीं एक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ताकि जो सेंसिटिविटी है उसी सेंसिटिविटी को डिक्रीज किया जाए। Propranolol is used to rapidly alleviate manifestation of thyrotoxicosis that are due to sympathetic overactivity, क्योंकि हमने पहले कहा कि जो सेंसिटिविटी है उनको इंक्रीज कर देता है। तो जब आप सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, ओवर एक्टिविटी हो जाती है, like palpitation, tremors, nervousness, and sweating. And addition, they reduce peripheral conversion of T4 to T3। जिस तरह प्रोपाइल थायोयुरासिल कर रहा था या कार्बिमाजोल मेथिमाजोल कर रहा था, वो क्या कर, वो जो है टीपुर के T3 में कन्वर्जन को इनहिबिट कर रहा था। सिमिलरली बीटा ब्लॉकर भी इस तरह के काम करते हैं और वो टीपुर के जो T3 में कन्वर्जन है उसको इनहिबिट कर देता है। Beta blockers are used in hyperthyroidism in following situation while awaiting response to propylthiouracil or carbimazole। अगर propylthiouracil या carbimazole का जो आप रिस्पांस चाहते हैं वो रिस्पांस अभी तक डिले है, वो शो नहीं हो रहा और आपको रैपिड एक्शन चाहिए, तो बीटा ब्लॉकर का यूज किया जाता है ताकि जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी से रिलेटेड सिम्टम्स है उसको एलिविएट किया जाए या उसको खत्म किया जाए। along with iodide for pre-operative preparation before subtotal thyroidectomy। तो अगर आप थायराइडेक्टमी चाहते हैं, यानी आप थायराइड ग्लैंड का जो है उसको रिमूव करना चाहते हैं और आपने सर्जरी से पहले जो T3 है टीपुर के सिंथेसिस को इनहिबिट करना है या उनको स्टॉप करना है, तो उसके लिए जो है बीटा ब्लॉकर को आयोडाइड के साथ दिया जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस या थायरोटॉक्सिक क्राइसिस के दौरान भी यूज किया जाता है, क्योंकि आपके सर्कुलेशन में थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है और फिर वो इसी हिसाब से एक्शन शो करेंगे। लाइक जो रिसेप्टर्स है आपके सिंपैथेटिक के, उनका सेंसिटिविटी को बढ़ा देना नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन के लिए, और फिर उसकी वजह से आपका रेट बढ़ सकता है, आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको स्वेटिंग हो सकती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी के, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं। एंड डोज कितना है, प्रोप्रेनालॉल 1 to 2 mg टू IV दिया जाता है and may be followed by 40 to 80 mg oral every 6 hourly। इनिशियल में आपने IV देना है 1 से लेकर 2 mg तक उसको, एंड फिर उसके बाद जो है 40 या 80 mg है ओरल, आप एवरी 6 आवर जो है वो डोज यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन है आयोडाइड साल्ट। तो आयोडाइड जो साल्ट होते हैं इसको कंबाइन किया जाता है मेटल के साथ, लाइक सोडियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, एंड ये जो है क्या करते हैं, ये T3 या T4 के सिक्रीशन को भी स्टॉप कर देते हैं, एंड साथ में जो आयोडीन था
उसके अटैचमेंट को, टायरोसिन के साथ उसका जो अटैचमेंट होता हो रहा था उसको भी इनहिबिट कर देते हैं। आयोडाइड साल्ट इनहिबिट ऑर्गेनिफिकेशन, यानी आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, आयोडीन का जो अटैचमेंट था टायरोसिन के साथ उसे भी इनहिबिट कर देता है। एंड थायराइड हार्मोन रिलीज, और थायराइड हार्मोन के हमारे ब्लड में शामिल होने को भी क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रिलीज कर देता है। This salt also decrease the size and vascularity of the hyperplastic thyroid gland, and जो thyroid gland है hyperplastic है, यानी उसका जो नेचर है यह है हाइपर है, तो उसकी तरफ उसके एक तो उसके साइज को भी रिड्यूस कर देता है, एंड उसकी तरफ जो ब्लड फ्लो है या उसकी तरफ जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई है उसे भी रिड्यूस कर देता है या डिक्रीज कर देता है। हाइपरप्लास्टिक का मतलब है कि हाइपरप्लीजिया है, जब आपके पास जो है नंबर ऑफ सेल्स वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड में, जाहिर बात है ये एक तरह से एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो जो थायराइड ग्लैंड है उसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंस आयोडाइड साल्ट इनहिबिट द रिलीज, क्या कर रहे हैं, जो रिलीज है यानी ब्लड में शामिल होने को इनहिबिट कर रहा है, किसके, T3 या T4 के, एज वेल एज द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन, और इसी हार्मोन के सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि साथ में ये इनहिबिट कर रहा है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन को। Their onset of action occur rapidly within 2 to 7 days, और इसका जो एक्शन है वो बहुत रेपिडली होता है, एंड 2 to 7 days के अंदर जो है ये अपना एक्शन शो कर देता है, और जो डिजायर एक्शन है वो है थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस इनहिबिट करना और उसके रिलीज को स्टॉप करना, तो वही अचीव कर देता है। लेकिन याद रखिए ये जो अचीवमेंट है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एंड उसके बाद जो है आपका थायराइड ग्लैंड जो है दोबारा हाइपर एक्टिव हो सकता है। दिस इफेक्ट इज ट्रांजिएंट, ये जो इफेक्ट है ये क्या है, ट्रांजिएंट है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बिकॉज द थायराइड ग्लैंड स्केप फ्रॉम आयोडाइड ब्लॉक, आयोडाइड के जरिए आपने जो थायराइड ग्लैंड को ब्लॉक किया था वो इसे स्केप कर सकता है, यानी दोबारा जो है हाइपर एक्टिवेट हो सकता है आफ्टर सेवरल वीक ऑफ ट्रीटमेंट। यानी आप इसके जरिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल का, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो दोबारा हाइपर एक्टिव हो सकता है, दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आयोडाइड का। क्या करता है, एक तो यहाँ पे आयोडीनेशन को ब्लॉक कर देता है ताकि आयोडीनेशन ना हो, आयोडीन का जो है टायरोसिन के साथ अटैचमेंट ना हो, एंड साथ में यहाँ पे क्या करे, जो रिलीज हो रहा था T3 या T4 इसके रिलीज को भी इनहिबिट कर देता है या ब्लॉक कर देता है। अच्छा जी, iodide salt iodide salt are used in thyroid storm severe thyrotoxicosis में हम इसको यूज करते हैं ताकि क्या हो जाए, आयोडीनेशन ना हो एंड रिलीज ना हो, क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस में हमारे ब्लड में सर्कुलेशन में जो है थायराइड हार्मोन के लेवल ज्यादा होता है, तो मजीद लेवल नहीं होना चाहिए, मजीद रिलीज नहीं होना चाहिए, तो उस रिलीज को कौन ब्लॉक करता है, कौन इनहिबिट करता है, आयोडाइड साल्ट इनहिबिट करता है। द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस ड्रग आर लोगोलस सोल्यूशन, ये जो है इसका जो यूज होता है या जो हमारे पास एक्चुअल फॉर्म है वो एक सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, जिसको जिसको लोगोलस सोल्यूशन कहते हैं। लोगोलस सोल्यूशन जो है ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है आयोडीन का एंड पोटाशियम आयोडाइड का, इन दोनों का है कॉम्बिनेशन, एंड इस लोगोलस सोल्यूशन में हमारे पास तकरीबन 5% जो है आयोडीन होता है, एंड 10% जो है ये हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन होता है, एंड ये 5 से लेकर 10 ड्रॉप्स जो है यहाँ पर डे यूज कर सकते हैं। एंड ये जो आयोडाइड साल्ट होता है या तो हमारे पास सोडियम आयोडाइड होता है या हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड होता है, तो आप इसका जो है 100 से लेकर 300 mg तक पर डे भी यूज कर सकते हैं। एंड इसका जो मेन एक्शन था वो ही था कि एक तो आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन जो है उसको इनहिबिट कर रहा था, तो हार्मोन नहीं बनेगा, एंड दूसरा जो था T3 या T4 जो रिलीज हो रहा था हमारे सर्कुलेशन में जो शामिल हो रहा था उसको इनहिबिट करता है, तो जब इनहिबिशन होगा ये हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको थायरोटॉक्सिकोसिस के केस में यूज कर रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके कौन कौन से हो सकते हैं, adverse effect occurs in individuals who are sensitive to iodine। अब अगर इंडिविजुअल जो है वो आयोडीन को सेंसिटिव है तो उनमें एडवर्स इफेक्ट डेवलप हो सकते हैं, और उसमें हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, लाइक स्वेलिंग ऑफ लिप्स, आईलिड्स, एंजियोइडिमा ऑफ लेरिंग्स, फीवर, जॉइंट पेन एंड पेटिशियल हेमरेज, स्नीजिंग, सलिवेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड जीआई डिस्टर्बेंस। ये जो है आयोडीन के साइड एडवर्स इफेक्ट है, तो अगर एक इंडिविजुअल है वो आयोडीन को सेंसिटिव है तो उसमें इस तरह के जो एडवर्स इफेक्ट है ये डेवलप हो सकते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन, हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम यूज करेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन और उसके जरिए
हम क्या करेंगे, जो फॉलिकुलर सेल है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जो फॉलिकुलर सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, T3 या T4 जो है उसका सिंथेसिस नहीं होगा। Radioactive iodine is administered as sodium salt of iodine 131 dissolve in water and taken orally। वाटर में इसको डिजॉल्व किया जाता है एंड ओरली ये यूज होता है। आयोडीन 131 emits X-rays as well as बीटा पार्टिकल्स। ये क्या करता है, एक्स-रेज या बीटा पार्टिकल्स जो है रिलीज करता है, और ये जो एक्स-रेज है या बीटा पार्टिकल्स है ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन काज कर देता है फॉलिकुलर सेल्स का। वो आयोडीन 131 इज कंसंट्रेटेड बाय थायराइड। ये थायराइड में क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, वहीं पे जमा हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन कोलाइड। वो जो थायरोग्लोबुलिन है यानी फॉलिकुलर जो कैविटी है वहीं पे चले जाते हैं एंड इमिट्स रेडिएशन फ्रॉम विद इन द फॉलिकल्स। और वहीं पे क्या कर रहे हैं, पूरे फॉलिकल्स के अंदर या फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो है वो रेडिएशन इमिट कर देता है, और उसी रेडिएशन की वजह से जो फॉलिकुलर सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बीटा पार्टिकल्स पेनिट्रेट अराउंड 0.5 to 2 mm ऑफ टिश्यूज। यानी जो है इसका पेनिट्रेशन पावर जो है ये कितना है, 0.5 से लेकर 2 तक है। इतने तक जो टिश्यूज है वो उसको पेनिट्रेट कर सकता है, यानी उसको क्रॉस कर सकता है, उसके अंदर जा सकता है। Thyroid follicular cells are affected within undergoes पिकोनोसिस एंड नेक्रोसिस फॉलोड बाय फाइब्रोसिस व्हेन अ लार्ज डोज इज गिवन। और जब रेडियो एक्टिव आयोडीन को यूज किया जाता है तो ये क्या करता है, जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स है पहले उसके पिकोनोसिस काज करता है यानी श्रिंकेज काज कर सकता है, और उसके बाद जो है उसको उसकी डेथ काज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड डिस्ट्रक्शन के बाद वहीं पे जो है स्कार्स बन जाते हैं जिसको हम फाइब्रोस कहते हैं। ये जो है हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स हैं। तो आयोडीन जो है आयोडीन 131 ये हमारे पास रेडियो एक्टिव है। इस एरिया में आने के बाद ये क्या कर देता है, ये पूरे जो फॉलिकुलर सेल्स है उसके अंदर पेनिट्रेशन काज कर देता है, उसके अंदर चला जाता है और उन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजेस डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, तो हमारे पास डोज जो है वो 25 से लेकर 100 माइक्रोक्यूरीज होता है इन थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए। जब हम इसको इस डायग्नोस्टिक पर्पस यूज करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए, तो हमारे पास डोज जो है वो 25 से लेकर 100 माइक्रोक्यूरीज है। थेराप्यूटिक यूजेस अगर हम इसको ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करते हैं तो हमारे पास 3 से लेकर 6 मिली क्यूरीज होते हैं। डोज जो है 3 से लेकर 6 मिली क्यूरीज होता है, और हम उसको यूज करते हैं टॉक्सिक न्यूडुलर गाइटर के लिए, या ग्रेव डिजीज के लिए, या थायराइड कैंसर के लिए, ताकि जो फॉलिकुलर सेल्स है वो इसे T3 या T4 का सिंथेसिस इनहिबिट किया जाए और इस सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय किया जाए। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। यानी अगर आप फॉलिकुलर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इज अ रिजल्ट आपके थायराइड ग्लैंड में जो है फॉलिकुलर सेल्स का लेवल या नंबर डिक्रीज हो जाएगा, और उसी डिक्रीज की वजह से जो है लेवल आप T3 या T4 जो है या थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। और हमने पहले पढ़ा था कि जब इनका लेवल रिड्यूस हो जाता है तो इस सिचुएशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये हाइपोथायराइडिज्म काज कर सकता है। क्रॉस द प्लेसेंटा टू डिस्ट्रॉय द fetal thyroid gland and is excreted in breast milk, बेबी बिकम हाइपोथायराइड। इसको आप प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद जो इनिशियल लैक्टेशन एज होता है वो आप उसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी आप ये ब्रेस्ट मिल्क में भी शामिल हो जाता है, और उसके थ्रू जो है भी बच्चे के बॉडी में जा सकता है। या अगर प्रेगनेंसी के दौरान है तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो है फिटस के पास चला जाता है और उसके थायराइड ग्लैंड को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पे जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसकी वजह से बच्चा जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के साथ पैदा हो सकता है। थायराइड स्ट्रोम क्या है, थायराइड स्ट्रोम का दूसरा नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस। थायराइड स्ट्रोम प्रेजेंट विद एक्सट्रीम सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, यानी इसमें आपके पास जो सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायराइडिज्म वाले सिम्टम्स तो होते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स बहुत हाई लेवल के होते हैं, बहुत एक्सेजरेटेड सिम्टम्स होते हैं। The treatment of thyroid storm is the same as that for hyperthyroidism। इसका जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल वही हाइपरथायराइडिज्म की तरह है, यानी इसमें भी हमने क्या करना है, सिक्रीशन को इनहिबिट करना है या जो है सिंथेसिस को इनहिबिट करना है थायराइड हार्मोन का, एक्सेप्ट दैट द ड्रग आर गिवन इन हायर डोजेज एंड मोर फ्रीक्वेंटली। लेकिन
जिस तरह हम हाइपरथायराइडिज्म में ड्रग यूज करते हैं, यहीं पे भी वही ड्रग यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रग है उसका डोज भी ज्यादा होता है, एंड ड्रग को जो है हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। यानी हमारे पास जो डोज है, अगर डोज भी बढ़ा रहे और उस डोज को जो है हम दिन में मल्टीपल टाइम्स लाइक टीडीएस बीडी हम उसको यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर भी इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं, सच एज मेटोप्रोलोल और प्रोप्रेनोलोल are effective in blunting the widespread sympathetic stimulation that occurs in hyperthyroidism। और sympathetic जो ओवर एक्टिविटी है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए जो है हम बीटा ब्लॉकर को यूज करते हैं थायराइड स्ट्रोम में या थायरोटॉक्सिकोसिस में। थैंक यू, दिस वाज द लास्ट स्लाइड।